दुनिया भर की खबरों में आज आप देखेंगे हमास ने अपनी शर्तों से पीछे हटने से किया इनकार। कहा सीज फायर के पहले फेज से शुरू करना होगा कंस्ट्रक्शन वर्क, आईडीएफ को छोड़ना होगा गजा। हिजबुल्लाह ने किया अक्टूबर से अब तक का सबसे बड़ा हमला, 215 से ज्यादा रॉकेट दागे। उधर हुतीज ने यूनानी जहाज पर किया डायरेक्ट हिट, बैलिस्टिक मिसाइल और समुद्री ड्रोन का भी किया इस्तेमाल। अब तक के हमलों में डूब सकता है यह दूसरा जहाज। सऊदी अरब का अमेरिका के साथ पेट्रो डॉलर समझौता खत्म, 75 साल पुराने समझौते को रिन्यू नहीं करेंगे एमबीएस। क्या इंटरनेशनल ट्रेड में अमेरिकी डॉलर का भोकाल हो जाएगा खत्म? और अमेरिका ने रूस पर नकेल कसने के लिए लगाए नए सैंक्शंस, तमतमाए पुतिन के रिएक्शन से बिगड़ सकते हैं हालात। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ मैं हूं आदिल खान आजाद। आज 13 जून 2024 है और आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल बुलेटिन दुनिया भर की खबरें। हेडलाइंस आपने देख ली, तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से, लेकिन गुजारिश आखिर तक एक एक वीडियो एक एक रिपोर्ट जरूर देखिएगा, बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाते हैं। सबसे पहले बात यमन की, लाल सागर की और अंसरुल्लाह मूवमेंट यानी हुथीस की। हुथी लड़ाकों ने पिछले कुछ घंटों में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ बड़े हमले करने का दावा किया है, जिसके बाद 8 महीने की गजा जंग में हुथीस के हाथों दूसरा पानी का जहाज, दूसरा शिप डूबने की कगार पर पहुंच गया है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। इससे पहले आपको याद होगा रूबीमर नाम का एक जहाज था जिस पर हाउथीज ने हमला किया था, जो डूब गया। वो जहाजों पर रोज हमले करते हैं लेकिन जहाज डूबते नहीं, उन्हें नुकसान पहुंचता है। ये दूसरा जहाज है जो डूब सकता है। खबर है कि बुध की रात को लाल सागर में यमन के बंदरगाह हुदैदा के पास हुथीज ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने ग्रीस के मालिकाना हक वाले एक कार्गो जहाज पर हमले की जिम्मेदारी ली, अब जिसके पानी में डूब जाने के आसार हैं, क्योंकि यूकेएमटीओ ने कहा कि सफेद रंग का एक छोटा जहाज मालवाहक जहाज यानी कार्गो जहाज के पिछले हिस्से से टकराया और एक अज्ञात हवाई वस्तु यानी कि एक अनआइडेंटिफाइड व्हीकल जहाज से टकराया। यानी एक ड्रोन आया, एक बोट आई, एक ड्रोन स्पीड बोट आई, दोनों, एक हवाई ड्रोन एक वाटर ड्रोन, दोनों ने आकर ये हिट किया इस जहाज को और इसकी वजह से उस जहाज को नुकसान पहुंचा। खबरों के मुताबिक हुथी लड़ाकों ने कहा कि कोयला ले जा रहा जहाज अब नुकसान खा चुका है, बुरी तरीके से उसमें नुकसान हुआ है और उसके डूबने के आसार बन गए हैं, क्योंकि वहां पर नुकसान ज्यादा हुआ है। कहा कि जहाज को ड्रोन्स, मानव रहित नाव यानी कि अनमैन्ड बोट यानी कि ड्रोन बोट या फिर सी ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ऑपरेशंस, जो समंदर में जो इधर उधर ट्रांसपोर्ट होता है उस पर नजर रखते हैं, इस एजेंसी ने बताया कि लाइबेरियाई झंडे वाला जहाज अपने इंजन रूम में हुए नुकसान के चलते पानी में डूब रहा था और जो क्रू था उस जहाज का, उसके कंट्रोल में जहाज नहीं रहा था। अब यानी आप समझ लीजिए जहाज पर हालात खराब हैं। यूकेएमटीओ ने कहा कि सफेद रंग का एक छोटा जहाज इस कॉमर्शियल कार्गो से टकराया पिछले हिस्से से और उसकी वजह से नुकसान हुआ है। यानी जो ऊपर से ड्रोन आया वो डेक पर इंजन रूम में कहीं आया होगा, या इंजन रूम पीछे होता है, वहां पर जो है छेद नीचे की तरफ हुआ है, उसमें पानी भरा है जहां तक है। अगर ये खबर में पूरा दम है, यूकेएमटीओ कह रहा है दम तो हो गई। खबर के मुताबिक ग्रीक मंत्रालय यानी ग्रीस की जो मिनिस्ट्री है, उसके एक ऑफिशियल ने कहा कि हवा और समंदर से 2 बार हमला हुआ, दो बार हमला हुआ, किसी के जख्मी होने की तो कोई खबर नहीं है। ये ऑफिशियल ने यह भी बताया कि जहाज भारत जा रहा था जब उस पर यह हमला किया गया। फिलहाल ये जहाज डूब जाएगा या बच जाएगा, पानी के अंदर कितना है या बाहर ही रहेगा, यह हमें पूरे तौर पर नहीं मालूम। हम जानकारी आते ही आपसे साझा करेंगे, क्योंकि याद रखिए कि जंग के माहौल से खबरें हल्के हल्के आती हैं। फिर जिन मुल्क की हम खबरें आपको सुनाते हैं, टाइम डिफरेंस भी होता है। फिर समंदर में जहाज कभी एक साथ नहीं डूबता जब तक उस पर वैसा हमला ना हो जिसमें खीला बन जाए। हल्के हल्के पानी में जाता है। रूबीमर भी कई दिनों में गया था, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में। तो पहले बात हौथीस की हो गई, अब बात हिजबुल्लाह की कर लेते हैं। आगे हमास की भी होगी, अमेरिका की भी होगी, रूस की भी होगी, जॉर्डन की होगी, सऊदी अरेबिया की होगी। गजा और अब लेबनान, इजराइल एक नए फ्रंट पर जंग के करीब बेहद बढ़ता चला जा रहा है। गजा में जबरदस्त गोलीबारी चल रही है और अब लेबनान के साथ भी हालात जंग के जैसे बन चुके हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह पर हमला किया, जिसमें हिजबुल्लाह का कमांडर मारा गया। फिर हिजबुल्लाह ने इसके बदले इजराइल पर बहुत बड़ा हमला किया,
215 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए, बोले बदला ले लिया। इस हमले के बाद हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने इजराइल के मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया है, इजराइल की तरह रिहायशी इलाकों को नहीं। इजराइल ने दावा किया कि उत्तरी इजराइल इलाके में 215 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। हेडलाइन आप देख रहे होंगे। हमास से मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने के बाद यह पहला मौका है दोस्तों जब हिजबुल्लाह ने इजरायली कब्जे वाले इलाकों में, खासकर नॉर्थ में, इतने बड़े स्केल पर हमले किए हों। 215 रॉकेट एक दिन में दाग दिए हों। इनमें से ज्यादातर को इजरायली डिफेंस फोर्स ने या आयरन डोम के जरिए गिराने का, आसमान में ही मार गिराने का दावा किया गया, लेकिन बहुत से रॉकेट जाकर अपने टारगेट पर लगे जो हिजबुल्लाह ने दावा किया है, और उससे नुकसान भी हुआ। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच कभी भी फुल स्केल जंग शुरू हो सकती है, जिससे अमेरिका चाहता है कि ना हो, क्योंकि वो रीजनल वॉर में बदल जाएगी। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर यह हमला अपने टॉप कमांडर अबू तालिब के इजराइल के हमले में मारे जाने के बाद किया है। कहा कि बदला हम पर फर्ज था। अब हमास, इजराइल और गजा से और सीजफायर से जुड़ी दो अहम खबरें हैं बैक टू बैक। हमास ने गजा सीजफायर प्रपोजल में कोई भी अहम बदलाव का प्रस्ताव या फिर अपील नहीं की है। ये हमास के ऑफिशियल ने कहा जो हमने कहा है कि ये चीज करो या अमेंडमेंट करो, वो नॉर्मल है, रूटीन है। हमास के एक सीनियर लीडर ने थर्सडे को आज रॉयटर्स को बताया कि हमास ने अमेरिका की तरफ से लाए गए सीजफायर प्रपोजल में जिन बदलावों की मांग की है वो बहुत बड़ी या खास मांगे नहीं है। द चेंजेस दैट हमास हैज रिक्वेस्टेड आर नॉट सिग्निफिकेंट। हमास के इस लीडर ने कहा रॉयटर्स से कि इन मांगों में गजा पट्टी से इजरायली फौज की टोटल वापसी की मांग भी शामिल है, जिसे हम पहले ही दिन से उठाते आए हैं। हमारी जमीन से उनका निकलना बेहद जरूरी है क्योंकि वो यहां पर घुसपैठिए हैं। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो अमेरिकी विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने कुछ घंटों पहले कहा था कि हमास ने कई संशोधनों का यानी अमेंडमेंट्स करने का मशवरा दिया है सीज फायर प्रपोजल में, जिनमें से कुछ को एंटनी ब्लिंकन ने फालतू बताया है। उधर हमास लीडर ने कहा कि हमारे ऐसे कोई अमेंडमेंट्स नहीं है रिक्वायर्ड, या हमने कोई ऐसे महत्वपूर्ण संशोधन करने को नहीं कहा है जिन पर किसी किस्म की कोई मुखालफत हो, जिनको गिरा दिया जाए। बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं जो हमारा हक है। दोस्तों, हमास की मेन मांगों में से एक फलस्तीनी कैदियों की रिहाई शामिल है। हमास के सीनियर लीडर ने साफ कहा कि हमास इजरायली जेलों में लंबी मुद्दत की सजा काट रहे 100 फलस्तीनियों की रिहाई चाहता है, जिन्हें हमने चुना है कि इन्हें रिहा करो। इन 100 कैदियों को रिहा करने पर इजराइल को एतराज है। उसने सिर्फ 15 साल से ज्यादा की सजा वाले कैदियों को ही रिहा करने की बात कही है, और यह बात हमास को कबूल नहीं है। अब इसी सिलसिले में दूसरी खबर, एक दो मांगे आपने सुनी थी, अब सूत्रों के, अब सोर्सेस के हवाले से हमास की जो मांगे लीक होकर बाहर आई हैं, उन्हें जरा सुनिए और सोचिए कि इतनी बर्बादी के बाद भी हमास अमेरिका के सामने इतनी मजबूती से अपनी शर्तें आखिर कैसे रख सकता है। हमास की मांग है कि गाजा पट्टी का रिकंस्ट्रक्शन होस्टेज एक्सचेंज डील के पहले फेज में ही शुरू हो, ना कि तीसरे में। यानी हमास चाहता है कि सीजफायर का ऐलान हो, होस्टेज डील शुरू हो और गजा में तामीरी काम शुरू हो जाए। उस काम के लिए ईंट, सरिया, सीमेंट भेजा जाने लगे। अब इजराइल को यह लगता है कि अगर ऐसा होगा तो पता नहीं इन ट्रकों की आड़ में स्टील के साथ साथ हमास के लिए कहीं से कोई हथियार ना आ जाए, कहीं सीमेंट की जगह बारूद ना आ जाए, तो फिर मुसीबत हमारे लिए। दूसरी शर्त सुनिए, हमास पहले फेज में सीजफायर शुरू करने की मांग कर रहा है, जबकि इसका जिक्र दूसरे में है। हमास जो रेजिस्टेंस है उन सीनियर कैदियों के नाम पर किसी भी इजरायली मुखालफत को खारिज करता है जिनकी वो रिहाई की मांग कर रहे हैं, यानी हमास कर रहा है। हमास आजाद कैदियों के किसी भी, जो आजाद कैदी है ना, उनके किसी भी तरीके से उन्हें निकाल देना मुल्क से बाहर, इसको ना मंजूर करता है। वो ये कहता है कि उन्हें उनके मूल देशों में रिहा करने की मांग है हमारी, और उसे माना जाए। यानी वेस्ट बैंक वाला वेस्ट बैंक में रिहा किया जाए, नॉर्थ गजा का नॉर्थ गजा में, और रफा शहर का रफा में। आप कहीं इधर उधर नहीं कर सकते। हमास की मांग है कि कैदियों की रिहाई उनकी सीनियरिटी के बेस पर हो, बुजुर्गों को पहले किया जाए।
हमास की मांग है कि समझौते के लागू होने के तीसरे दिन से इजरायली फौज नेट्जारिम एक्सिस से पीछे हटनी शुरू हो जानी चाहिए। दोस्तों, आगे 2-3 बहुत अहम खबरें हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। यह बात खुद मेरे साथ कुछ लोगों ने कुछ लिंक भेजकर शेयर की है, वीडियो लिंक भेजकर। लोगों ने मुझसे कहा कि आदिल भाई, आपके चैनल के तो महज 1.5 लाख सब्सक्राइबर है, लेकिन बड़ा छोटा चैनल है आपका, लेकिन ये 2-4 मिलियन सब्सक्राइबर वाले चैनल के स्वयंभू एंकर भी आपके रात 10 बजे के प्रोग्राम को लेकर अनाप शनाप बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो आपके बारे में कहते हैं कि एक बंदा 5 खबरें लगाकर 16 मिनट का वीडियो बना देता है और लोगों के जज्बात से खेलता है और अपना वॉच टाइम बढ़ा रहा है, वो पैसा कमाना चाहता है। वो कहता है कि ऐसे लोगों को खबर का तमीज ही नहीं है जो ये आप कर रहे हो। मतलब नाम नहीं लिया, लेकिन फिर भी कह रहा है कि इशारा। तो मैंने उन लोगों से, लिंक भेजने वालों से कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो बड़ा गुमनाम सा इंसान हूँ, छोटा इंसान हूँ, वो मुझे नहीं जानते होंगे। तो उसने कहा इंसिस्ट नहीं, आप ही को कहा होगा, हो सकता है। तो मैंने कहा फिर ऐसा है दोस्तों, आपके जरिए मैं ऐसे लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि मुझसे डरे नहीं, बिल्कुल भी घबराए नहीं। मैंने तो बस अभी शुरू किया है, अभी बहुत मौके मिलेंगे मेरे बारे में बोलने में। मुझे पैसे का इतना शौक नहीं। टीम के लिए अपील करता हूं, इस पैशन के लिए, जर्नलिज्म के लिए सऊदी अरब में पैसा 14 साल पहले छोड़कर आ गया था। रसीदें आज तक रखी हैं बिन लादेन कंपनी की। जितना वो आज कमा रहे हैं उतनी सैलरी तब छोड़ आए थे। टीवी न्यूज चैनल में वापस आकर 14 साल बतौर सीनियर एंकर, सीनियर प्रोड्यूसर, प्रोग्राम प्रोड्यूसर काम किया है। हम यूट्यूब से शुरू नहीं हुए, लिहाजा पैसा, प्रोफेशनलिज्म, खबर पढ़ना, खबर समझना और समझाना हमने बारीकी से अंजाम दिया है। सऊदी की नौकरी लाखों रुपए की छोड़ने के बाद यहां नहीं कमा पाई, ये एक हकीकत है, इंडिया है। पैशन कर लो या पैसा कमा लो। हाँ, बस हमें उन लोगों की तरह उछलना, बंदर की तरह चीखना, जोकरों की तरह चेहरे बनाना और झूठे थंबनेल लगाना नहीं आता। हम ये सब आगे भी नहीं कर पाएंगे। हमारी तरक्की बहुत हल्की रफ्तार से हो सकती है, लेकिन वाहियात तरीके से हम उसे पाना नहीं चाहते। हाँ, वो लोग इसमें खुश रह सकते हैं जैसे वो खुश रहते आए हैं। मेरी शुभकामनाएं उनको। चलिए वापस खबरों पर आते हैं। जॉर्डन की बात। जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्ट्री ने इजरायली पुलिस की देखरेख में अल अक्सा मस्जिद परिसर में इजरायलियों की जो घुसपैठ हुई उसकी मजम्मत की है। बुध के दिन ये घुसपैठ हुई थी और इसकी मजम्मत करते हुए जॉर्डन ने मस्जिद के जो प्रीमाइसेस अल अक्सा का, उसके अंदर इजरायलियों को बचाने की कवायद को भड़काऊ बताया और कहा कि इससे मस्जिद की पाकी की बेहुरमती होती है। मिनिस्ट्री ऑफ, जो जॉर्डन की मिनिस्ट्री, उसने कहा कि ये एक इजराइल की नीति को दर्शाता, उसकी पॉलिसी को, जो इंटरनेशनल कानूनों की खिलाफ वर्जी है। जॉर्डन ने इजराइल से मस्जिद परिसर में हो रही घुसपैठ को रोकने और इसकी पाकी का सम्मान करने की अपील की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1994 में जॉर्डन और इजराइल में एक समझौता हुआ था इसी को लेकर। 1994 में जॉर्डन और इजराइल के बीच हुए पीस डील जो हुई थी, शांति समझौता जो हुआ था, वो कहता है कि ईस्ट यरूशलेम में मस्जिद प्रीमाइसेस जो है, मस्जिद का जो अहाता है, उसकी देखरेख की जिम्मेदारी जॉर्डन के पास रहेगी। 1967 में जो मिडिल ईस्ट में जंग हुई थी, उसके बाद इजराइल ने इस इलाके पर, ईस्ट यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था। हालांकि हजारों हजारों साल का इतिहास है, कोई मिटा नहीं सकता। कोई प्रॉमिस लैंड को छोड़कर यहां से नहीं गया था मुसलमानों में। खैर, रूस की खबर। रूस को कमजोर करने के लिए अमेरिका लगातार उस पर सैंक्शंस लगाता आया है और अब अमेरिका ने रूस पर जो सैंक्शंस लगाए उसका दायरा और ज्यादा व्यापक कर दिया है और ज्यादा बढ़ाने का फैसला किया है। व्लादिमीर पुतिन को गुस्से से तमतमाने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिकी फॉरेन डिपार्टमेंट और फॉरेन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कुछ घंटों पहले रूस के अंदर और दूसरे देशों में रूस से जुड़े कुछ बड़े लोगों और कुछ रूसी कंपनीज पर सैंक्शंस लगाए हैं। इनकी तादाद 300 से ज्यादा है। सैंक्शंस के एतबार से अगर देखें तो 300 की ये तादाद बहुत बड़ी कही जा सकती है। अमेरिका ने इन लोगों और संस्थाओं पर रूस की वॉर इकोनॉमी, जंगी पॉलिसी में शामिल होने का इल्जाम लगाया है। यानी अमेरिका का मानना है कि ये सभी लोग यूक्रेन के खिलाफ रूसी हुकूमत को फंडिंग मुहैया करवा रहे हैं। इसका नतीजा यह है कि हालत तक यूक्रेन को मदद देने वाले सुपर पावर से लेकर नाटो मेंबर तक कोई भी रूस का दम नहीं घोट पा रहे हैं। रूस आगे बढ़ रहा है, लिहाजा सैंक्शंस का सहारा है। अल जजीरा और बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर यही बताती है। इन खबरों के मुताबिक अमेरिकी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके मुताबिक नए सैंक्शंस उन हस्तियों
और उन कंपनियों पर लगाए गए हैं जिनके ऊपर मॉस्को को वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शन से बचाने का शक है। इस एक्शन से रूस को बड़ा नुकसान पहुंचने के आसार हैं। रिपोर्ट्स को सही से छाना जाए, पढ़ा जाए, परखा जाए तो पता चलता है कि इस कार्रवाई से, इस एक्शन से रूस और उसके विदेशी पार्टनर्स के $100 मिलियन के कारोबार को टारगेट किया गया है। जिन कंपनियों और लोगों को इन सैंक्शंस की लिस्ट में शामिल किया गया है उनमें चीन, किर्गिस्तान, तुर्की की कंपनियां भी शामिल हैं। इनके अलावा अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री की इसी तरह की गतिविधियों में शामिल एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट की कुछ कंपनियों और लोगों पर नजर रख रही है। यानी अमेरिका या रूस को दबाने की कोशिश कर रहा है या फिर उसे उकसाने की कोशिश कर रहा है। और दोनों ही हालात में नतीजे बहुत नॉर्मल होंगे, इसके तो कोई आसार नहीं है। हमें पता है रूस नाम का एक स्प्रिंग जिसे आप सप्रेस करेंगे तो जब वो उछलेगा वापस तो अपने साथ बहुत सी चीजें इधर उधर कर देगा। चलिए अब एक आखिरी खबर और छोटे से दे देंगे क्योंकि आप इसे तफसील से मेरे पीछे जाकर वीडियो देख सकते हैं। सऊदी अरब का अमेरिका के साथ पेट्रो डॉलर समझौता खत्म हो गया है। मोहम्मद बिन सलमान ने ऐलान किया है कि सऊदी अरब 75 साल पुराने उस समझौते को रिन्यू नहीं करेगा जिसने इंटरनेशनल ट्रेड में अमेरिकी डॉलर के डोमिनेंस को, उसके भोकाल को बनाए रखने में मदद की। यानी जिस पेट्रो डॉलर के दम पर दुनिया और खासकर मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपनी धाक जमाई, वही पेट्रो डॉलर अब अछूता होने जा रहा है। इस कदम से सऊदी अरब को डॉलर के बजाय युआन, यूरो, येन इन समेत कई मुल्क की करेंसी में कच्चा तेल बेचने की परमिशन मिल जाएगी। यानी जो धंधा अब तक डॉलर की चौहद्दी को पार नहीं कर सकता था वो अब ज्यादा फायदे वाली हर करेंसी में किया जा सकेगा। क्या इसे अमेरिका के भोकाल के अंत की शुरुआत कहा जा सकता है? फिलहाल तो यह अमेरिका के ग्लोबल फाइनेंस डोमिनेंस के अंत का, उसके खात्मे का संकेत दे रहा है, सिग्नल दे रहा है। दुनिया भर की खबरें आज इस बुलेटिन में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये शो पसंद आया होगा और मुझे जरूर बताइएगा कि सुधार कैसे कर सकते हैं। किसी का दिल दुखाया हो तो माफी चाहता हूं। आप सब बहुत खूबसूरत हैं, बहुत प्यारे हैं, प्यारी बातें लिखते हैं, प्यारे कमेंट करते हैं। सलामत रहिए, खुश रहिए।